बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमने पढ़ा था कि कहीं भी जब वर्ड्स ITIS आ जाता है तो हमारा इन्फ्लेमेशन कहलाता है। अब ग्लोमेरुलो क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? हमारे पास जो किडनी है उनके अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलर है ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है, यानी नेफ्रॉन के अंदर ये हमारे पास बाउमेन कैप्सूल होता है और ये इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरी का एक गुच्छा होता है जिन्हें हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। अच्छा, जब हमारे उन ग्लोमेरुलर यानी वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब होता क्या है, अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस कैन इफेक्ट द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। बहुत सारी इकसाम की जो बीमारियां होती हैं जब वो इफेक्ट करती हैं तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट का मतलब अचानक हो सकती है, सडन हो सकती है। क्रॉनिक जो होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, यानी पुरानी बीमारी हो सकती है। तो अब होता है क्या है, ये एकदम से रैपिडली प्रोग्रेसिव कर जाती है, बहुत तेजी से फैलती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और जिसमें हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? हमारे पास सिंड्रोम का मतलब है कि मल्टीपल डिसऑर्डर जब एक साथ हो जाती हैं। यानी अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, यानी ग्लोमेरुलर डिजीज है, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, यानी हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन आ सकता है। और उसके अलावा जो हमारी लिपिड है, हमारा लिपिड वो इंक्रीज हो सकता है, जिसको हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। एल्बुमिन जो है वो डाउन हो जाएगा, जिसको हम हाइपो एल्बुमिनीमिया बोलेंगे। कोलेस्ट्रॉल इसमें हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल अप हो जाएगा, और डीमा हो जाएगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर, यानी इसको हम बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जैसे हमने अभी बात की थी कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ प्राइमरली अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन ओल्डर देन 2 ईयर ऑफ द एज। तो जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये अडल्ट में भी हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं जिनकी एज 2 साल से ज़्यादा की है, ये उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम वीक होता है और वीक होने की वजह से जो है डिसऑर्डर उनको हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हमने अभी बात की कि इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमारे फिल्टरिंग पार्ट ऑफ द किडनी है ग्लोमेरुलर, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ये हमारे पास अलोंग द पीरियड ऑफ टाइम होती है और ये स्लोली हो रही होती है। इसके नतीजे में क्या होता है, यानी क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के रिजल्ट में क्या होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सही से फिल्टर नहीं हो पाएगा। यानी इन द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सेसिव फ्लूइड आर नॉट प्रॉपरली फिल्टर इनटू द यूरिन। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी जो केमिकल प्रोसेस के जरिए जितना भी वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, यानी जो फिल्टरिंग पार्ट है जब वो डैमेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपरली जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता यूरिन के अंदर। दे बिल्ड अप इन द बॉडी कॉजिंग स्वेल एंड इन्फ्लेम्ड। जब वो यूरिन में फिल्टर नहीं होता तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की क्या वजूहत होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पिटाइगो। इम्पिटाइगो क्या होता है, हमारे पास ये स्किन का इन्फेक्शन होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये मोस्टली जो है ना ये बच्चों में हो रहा होता है। इसके नतीजे में क्या होगा, रेड कलर के ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाएंगे, रेड सोर बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये इन्फेक्शन होता है, इसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस इन्फेक्शन के खिलाफ जब काम करता है, तो कभी कभी इस इन्फेक्शन के कई हफ्तों के बाद ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारे किडनी के ग्लोमेरुलर पार्ट पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर पार्ट है यानी फिल्ट्रेशन पार्ट हमारी किडनी का है वो डैमेज हो जाता है, और ये कॉज बन सकता है, सबब बन सकता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वहां पे हो सकता है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन यानी HIV। HIV क्या है? हमारे पास एक वायरस है और HIV की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है और ये जो है हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट पे भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करवा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है टॉक्सिन और मेडिसिन। टॉक्सिन यानी जहरीली चीज़ें हो गई, कुछ भी जहरीली चीज़ या फिर हमारी जो मेडिसिन है, कुछ खास किस्म की ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा किया जाए तो जिसकी वजह से हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और ये हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट को डैमेज कर सकती है और ये वजह बन सकती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। तो इसके बाद हमारे पास आता है ल्यूपस। ल्यूपस हमारे पास इम्यून टिश्यू अटैक है। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही बॉडी के खिलाफ और हमारी ही बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर अटैक करता है। इसका इफेक्ट किडनी पर भी पड़ता है और जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वो भी डैमेज हो सकता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो कि वजह बन सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमें बता रहे हैं ड्यू टू कॉजेटिव एजेंट, यानी कोई भी कॉजेटिव एजेंट आया, जैसे कि हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो जिसके नतीजे में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है। अब होता है क्या है कि नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है ये बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसके खिलाफ लड़ता है, लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम भी डिजीज कॉज करने का बायस बन सकता है, जिसे हम इम्यूनोपैथोजेनेसिस कहते हैं। इम्यूनोपैथोजेनेसिस का क्या मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक हमारी ही बॉडी के ऊपर अटैक करता है, यानी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, कि हमारी अपनी ही जो बॉडी है उसके सेल और उसके टिश्यूज ऑर्गन को वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो यानी कोई भी पॉजिटिव एजेंट आया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है और उसके नतीजे में हमारी ही बॉडी के सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है। और होता है क्या है, इम्यूनोपैथोजेनेसिस के नतीजे में जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनकी मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ के जो टिश्यूज डैमेज होते हैं, जब डैमेज होने के बाद जब कोई भी पार्ट हील होता है तो वहाँ दाग या निशान पड़ जाते हैं जिसे हम स्कारिंग कहेंगे। तो वो जो टिश्यूज होंगे जो हील होते हैं वहाँ पर स्कारिंग होना शुरू हो जाती है और स्कारिंग के नतीजे में क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर है उसके अंदर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या मतलब इस बात का कि नॉर्मली वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी में रहनी चाहिए, यूरिन के अंदर नहीं जानी चाहिए, वो भी यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, यानी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जिन चीज़ों को हमारी बॉडी में रहना चाहिए वो भी यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। मिसाल के तौर पे हेमाचूरिया की बात की गई है। हेमाचूरिया का मतलब है कि यूरिन के अंदर ब्लड का शामिल हो जाना, यानी हमारा जो ब्लड है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में रहता है, यूरिन के साथ बाहर नहीं जाता। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज हो जाता है तो जो हमारा ब्लड है वो भी यूरिन के अंदर शामिल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेमाचूरिया, और हमारी बॉडी में ओडिमा हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो बिल्ड अप हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है। अभी हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या निशानियां हैं, क्या इलामात हैं। तो इसमें हमें बता रहे हैं कि पिंक और कोला कलर्ड यूरिन होगा। अब कोला कलर्ड यूरिन क्यों होगा? क्योंकि यूरिन के अंदर जो है वो खून मौजूद है। हेमाचूरिया यानी जो ब्लड होगा, रेड ब्लड होगा, उसके जो सेल्स होते हैं वो यूरिन में मौजूद होंगे, जिसको हम हेमाचूरिया कहते हैं। उसके बाद फॉर्मी यूरिन ड्यू टू एक्सेसिव प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। अब होगा क्या कि जब नॉर्मली प्रोटीन को हमारी बॉडी में रहना चाहिए, बट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से प्रोटीन भी जब किडनी से, ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके यूरिन के अंदर शामिल हो जाता है तो जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। और जब प्रोटीन यूरिन के अंदर होगा तो जो यूरिन होता है वो फॉर्मी होता है। फॉर्मी का मतलब झागदार, यानी उसमें झाग होगी, बबल्स होंगे, तो उसको बोलेंगे फॉर्मी यूरिन। उसके बाद हमारे पास आता है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाना। जब हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती तो वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्लूइड रिटेंशन ओडिमा, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड फिल हो जाता है, ओडिमा हो जाता है, सूजन हो जाती है। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन के लॉस होने की वजह से जितना भी
पानी है, जितना भी फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारी फेस पे, हैंड पे, फीट पे और एब्डोमेन पे ओडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। यानी जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो हमारे टिश्यूज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ओडिमा बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनको करवाने से हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कंफर्म कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए से हम पता कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके अलावा हम उसको असेसमेंट करेंगे, उसके ओडिमा को चेक करेंगे, हाथों पाँव पेट पर सूजन वगैरह को चेक करेंगे। तो इसके जरिए से हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लैब टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर हम एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन डिटेल रिपोर्ट यानी यूरिन DR ये करवा के हम डायग्नोस करते हैं कि उसका पेशेंट का एनीमिया चेक करते हैं, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है नहीं है, यूरिन डिटेल रिपोर्ट, इन तमाम से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी यानी कोई भी पार्ट, कोई भी टिश्यू हम लोग वहां से किडनी से कोई भी टिश्यूज लेंगे और उसका हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू पता करेंगे कि इससे क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आती हैं, जो कि हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को मेडिकली कैसे मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स का यूज करवाया जाता है ताकि इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा ऐसी मेडिकेशन जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं और जितना भी प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक हो रहा है उसकी अमाउंट को रिड्यूस करेंगे, ऐसी मेडिकेशन का यूज करवाएंगे। और यूरिन के आउटपुट को मॉनिटर करेंगे और इसके अलावा उसके कलर को, उसकी कंसिस्टेंसी को हम देखेंगे और इम्यूनो सप्रेसेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसी मेडिकेशन जो कि इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देती हैं, ऐसी मेडिकेशन का यूज करेंगे। और डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करेंगे, वेट उसका डेली मॉनिटर करेंगे और डायूरेटिक जो मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाने को बोलेंगे ताकि जितना भी ओवरलोड है, जितना भी फ्लूइड है उसे ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सोडियम और वाटर रिस्ट्रिक्शन का उसे गाइड करेंगे और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और बोथ, यानी हम उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी देंगे और सोडियम और वाटर रिस्ट्रिक्शन के बारे में उसे गाइड करेंगे। अच्छा, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छा रखने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए उसे हाई प्रोटीन के बारे में बताएंगे कि हाई प्रोटीन डाइट उसके प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस और अच्छा मेंटेन हो सके और उसकी हेल्थ प्रमोट हो सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 1 में हम बता रहे हैं कि ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर चेंजेस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस एंड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द रीनल फंक्शन, यानी हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को देखेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है। हम साइन सिम्टम को ऑब्जर्व करेंगे कि जो रीनल फंक्शन है उसके अंदर कोई डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा, कोई बिगाड़ पैदा तो नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना होगा और पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल होता है उसको हमने रिड्यूस करना है। पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग को मॉनिटर करना, मेंटेन करना है। पेशेंट का जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करना है और पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी है ताकि उसके जो टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर हो सके। और पेशेंट के वेट को डेली मॉनिटर करना होगा और पेशेंट को ओडिमा के लिए ऑब्जर्व करना होगा कि ओवरऑल बॉडी के ऊपर ओडिमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तमाम नर्सिंग इंटरवेंशन है।